हेलो एंड वेलकम टू AGC लॉटरी, जहां हम आपको एग्जाम रेडी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड करते हैं। मैं हूं डॉक्टर आरुषि गौर चौहान और हम कर रहे हैं लेक्चर सीरीज ऑन DNS भारतीय न्याय संहिता 2023। दिस इज अ लेक्चर 3 ऑन द टॉपिक जनरल एक्सेप्शन और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं 2 क्विक लाइनर क्वेश्चंस और 2 शॉर्ट नोट्स। अगर आप एग्जाम में ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपर्ली जैसा मैं बता रही हूँ वैसे लिख कर आएंगे तो आपके फुल मार्क्स गारंटीड है। ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है क्राइम हो गया मतलब पनिशमेंट तो पक्का है, पर क्रिमिनल लॉ ये क्लियरली कहता है कि हर क्राइम पे पनिशमेंट मिले ये जरूरी नहीं है। और इसीलिए अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो पहले वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि मेंस रिया और एक्टस रिया समझे बिना जनरल एक्सेप्शन कभी भी आपको प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलिए अब एक सिचुएशन के साथ ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सोचो रात को 11 बजे का सीन है। एक आदमी ATM से कैश निकाल के बाहर आता है। स्ट्रीट ऑलमोस्ट एम्प्टी है। अचानक पीछे से एक स्ट्रेंजर उस आदमी पे चाकू से हमला कर देता है। आदमी पैनिक हो जाता है और उस स्ट्रेंजर को धक्का दे देता है। स्ट्रेंजर जमीन पे जोर से गिरता है और उसकी सर पे सीवियर हेड इंजरी हो जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही उस स्ट्रेंजर की डेथ हो जाती है। सवाल यहाँ सिंपल है, एक्ट हुआ? हाँ। इंजरी हुई? हाँ। डेथ हुई? हाँ। तो क्या ये मर्डर है या लॉ हमें कुछ और कहना चाहता है? सिर्फ इसीलिए कि डेथ हुई है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये मर्डर हो। इसका आंसर डिपेंड करेगा इंटेंशन पर, सिचुएशन पर और सबसे इम्पोर्टेंट क्या यहाँ जनरल एक्सेप्शंस अप्लाई होते हैं या नहीं। और एग्जैक्टली यही हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जनरल एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस किस टाइप पे आते हैं और हमको कैसे उनके आंसर्स लिखने होंगे ताकि हम फुल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन 2 लाइनर क्वेश्चंस। व्हाट इज मेंट बाय जनरल एक्सेप्शंस अंडर क्रिमिनल लॉ? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स बहुत कैजुअली लिख के आ जाते हैं, जनरल एक्सेप्शंस आर डिफेंसिव। तो ये लाइन इनकम्प्लीट है और यहीं से बच्चों के मार्क्स कट हो जाते हैं। एग्जाम में ऐसे लिख कर आएंगे तो मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। जनरल एक्सेप्शंस आर प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर 3 सेक्शंस 14 to 44 ऑफ DNS। तो हमने चैप्टर बताया, हमने सेक्शंस बताए, which protect a person from criminal liability even though the act committed amounts to an offense। So यहाँ पे क्लियर है, कोई एक्ट तो कमिट हुआ है जो कि ऑफेंस है, पर उसको लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको लॉ कहता है कि उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ओके, अब इसके अंदर जो आपको याद रखने वाली लाइन है वो ये है कि लॉ मानता है कि एक्ट तो हुआ है, लॉ मानता है कि एक्ट हुआ है, पर लॉ ये भी कहता है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज नहीं होगी। सो एक एग्जाम फ्रेंडली लाइन ये याद रखिए, एक्ट एग्जिस्ट बट पनिशमेंट इज नॉट इम्पोज्ड। क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस यहाँ अप्लाई हो जाते हैं और जहाँ जनरल एक्सेप्शंस अप्लाई हो जाते हैं वहाँ लॉ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी रिमूव कर देता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसको याद रखने के लिए, ऑफेंस प्लस जनरल एक्सेप्शंस इक्वल्स टू नो क्रिमिनल लाइबिलिटी। मतलब उन ऑफेंसेस में, उन एक्ट्स में जो ऑफेंसेस है, अगर उनके साथ जनरल एक्सेप्शंस लग जाए तो लॉ कहता है कि उस इंसान की कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वो फ्री हो जाए। ओके, इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज कुछ एक्ट्स होते हैं जैसे इंसैनिटी में एक्ट किया गया हो या प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया गया हो या इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में एक्ट किया गया हो। ये सारे एक्ट्स तो होते हैं, पर अगर जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होता है, कंडीशंस, इंटेंशन सब प्रूव हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि पनिशमेंट मिले ही। फाइन, अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, व्हाट इज लीगल इफेक्ट ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन अंडर DNS? तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है क्योंकि स्टूडेंट्स वॉलंटरी और इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन मिक्स कर देते हैं। लॉ ये
नहीं देखता कि पर्सन ड्रंक था या नहीं, लॉ ये देखता है कि वो कैसे ड्रंक था। ओके, सो एग्जाम में आप क्या लिख के आएंगे, एग्जाम में लिख कर आएंगे इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन अंडर सेक्शन 23। सो मेंशन सेक्शन प्रॉपर्ली। occurs when intoxication is caused without person's knowledge or against his will। so दो इंटॉक्सिकेशन दो तरीके से हुई है, एक पर्सन की नॉलेज के बिना, विदाउट पर्सन नॉलेज, एंड सेकेंडली अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के अगेंस्ट जाकर इंटॉक्सिकेशन हुआ है। अब इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है ये देखते हैं। इफ इट डिस्ट्रॉयज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड the nature of the act, menstruation is absent। so for the person act का nature समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या एक्ट कर रहा है, किस नेचर का एक्ट कर रहा है, तो मेंस्ट्रुआ यहाँ एब्सेंट हो जाता है, और जब मेंस्ट्रुआ एब्सेंट होता है वहां पे क्रिमिनल लायबिलिटी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाती है। इसको याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जहां पे इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन हुआ है वहां एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुआ रहेगा, और जहां मेंस्ट्रुआ एब्सेंट होता है वहां पे लायबिलिटी फॉर्म ही नहीं होगी, क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर्म ही नहीं होगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट ए सीक्रेटली बी के ड्रिंक में एल्कोहल मिक्स कर देता है, बी को पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, क्या एक्ट करता है, और इंटॉक्सिकेशन में बी कोई एक्ट कर देता है। तो यहाँ पे लॉ बोलता है क्योंकि ये एक्ट इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में किया गया है, इसीलिए उस इंसान को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सो लॉ ये समझिए, लॉ हर ड्रंक को माफ नहीं करता है, सिर्फ फोर्स ड्रंक को माफ कर देता है। नाउ कमिंग टू आवर शॉर्ट नोट्स में हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज जनरल एक्सेप्शन। ओके, सो ये जो टॉपिक है ये इमोशनली सेंसिटिव है, साथ में ये एग्जाम वाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है। स्टार्टिंग विद द मीनिंग, मीनिंग में आप लिखेंगे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज जनरल एक्सेप्शन, क्योंकि यहां आप मेंशन करेंगे दिस इज जनरल एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 22, ये जरूर लिखना है सेक्शन। रेड विद चैप्टर 3 सेक्शन 1444 BNN। अब इसको लिखते टाइम आपको दो बातें जो बहुत जरूरी है याद रखनी है, वो ये है कि accused he was incapable, accused was incapable of understanding, accused was incapable of understanding the nature of the act। accused को समझ में नहीं आया था वो क्या कर रहा है। ये इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन वाला ही है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इनके दोनों के सेक्शन अगर आप देखेंगे 22 23 तो बहुत सारी लैंग्वेज सिमिलर है। ओके, सो accused is incapable of understanding the nature of the act, उसको समझ में नहीं आ रहा एक्ट क्या है, फाइन। और सेकंड क्या है, मेंटल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, जिस टाइम पे ऑफेंस हो रहा था उस मोमेंट पे उसके माइंड स्टेट क्या थी, ये भी बहुत जरूरी है। सो ये दोनों बातें बहुत याद रखने की इनकैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड व्हाट इज द माइंड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। नाउ एसेंशियल इंग्रेडिएंट में आप लिखेंगे कि अक्यूज्ड अनसाउंड माइंड से उस टाइम पे पकड़ना होना चाहिए। ओके, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम unsoundness of mind। Secondly, this must exist at the time of commission of the act। Okay, thirdly accused must be incapable of knowing the nature of the act also, कि वो एक्ट सही है, गलत है, contrary to law है या नहीं है, incapable। तो तीन चीजें आपको याद रखनी, unsoundness of mind at the time of committing the act and also incapability मतलब नेचर एक्ट सही है या गलत है। इसको याद करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है अनसाउंड माइंड प्लस एक्ट इज नो क्रिमिनल लायबिलिटी। मतलब अगर कोई अनसाउंड होते हुए अनसाउंड माइंड के टाइम पे उस मोमेंट पे कोई एक्ट कमिट कर देता है तो वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा, इसीलिए उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी निल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम आते हैं इसके लीगल सिग्निफिकेंस पे। लीगल सिग्निफिकेंस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी के बीच में हम समझेंगे। सो इंसैनिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी दो टाइप के होते हैं, एक लीगल इंसैनिटी और एक मेडिकल इंसैनिटी। अब ये दोनों क्या होते हैं ये बहुत जरूरी समझना। तो मेडिकल इंसैनिटी का मतलब होता है सो पर्सन की मेंटल इलनेस डायग्नोस्ड है, फॉर एन एग्जाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया। और यहाँ पे लीगल इंसैनिटी क्या होती है, लीगल इंसैनिटी होती है कि क्राइम के एग्जैक्ट टाइम पर पर्सन
कि माइंड में क्या था, उसकी कैपेसिटी क्या थी, क्या वो नेचर को समझ पा रहा था या नहीं, क्या वो सही और गलत समझ पा रहा था या नहीं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीगल इंसैनिटी एंड मेडिकल इंसैनिटी. और क्रिमिनल लॉ सिर्फ लीगल इंसैनिटी को मानता है क्योंकि लाइबिलिटी हमेशा क्राइम के मोमेंट पर माइंड की कंडीशन पर डिपेंड करती है, मेडिकल हिस्ट्री पर नहीं करती है. फाइन. सो illness alone is mental illness alone is not sufficient. What we require is legal insanity. इस पे केस लॉ है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शेराराम 2012 का ये केस है. इसमें सिंपली ये हेल्ड हुआ था कि डिफेंस तभी मिलेगी जब लीगल इंसैनिटी एट द टाइम ऑफ ऑफेंस प्रूव कर दी जाए. जब लीगल इंसैनिटी प्रूव कर दी जाएगी तो ही डिफेंस मिलेगा. मेडिकल इंसैनिटी अलोन इज इनसफिशिएंट. फाइन. इसको ऐसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि एक पर्सन है जिसको सीरियस साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं, फिट्स आते हैं कुछ. फॉर एन एग्जांपल कोई स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है और वो कोई एक्ट करता है और एक्ट करते टाइम वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कर क्या रहा है, तो उसको डिफेंस मिलेगा. लेकिन अगर यही पर्सन ए क्राइम करते टाइम फुली अवेयर है और उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, तो सिर्फ इलनेस का डायग्नोस होने से डिफेंस नहीं मिलता है. ओके, तो इलनेस का डायग्नोस होने से डिफेंस नहीं मिलता है. इसको शॉर्टली ऐसे समझिए कि हॉस्पिटल की फाइल्स की वजह से आपको डिफेंस नहीं मिलेगा कि डायग्नोस हो चुका है कि हम बीमार हैं मेंटली, इसलिए आपको डिफेंस नहीं मिलेगा. क्राइम के वक्त आपका दिमाग, पेशेंट अक्यूज का दिमाग की हालत क्या थी, उस पर आपको डिफेंस मिलेगा. वो प्रूव करना, लीगल इंसैनिटी प्रूव करनी जरूरी हो जाती है. अब हम आते हैं हमारे सेकंड शॉर्ट नोट पे. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर डीएनए. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ये टॉपिक स्टूडेंट को एक्साइटिंग लगता है, पर यही पर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत गलतियां करके आते हैं बच्चे एग्जाम में. तो इसको कैसे लिखना है ये भी देखिए. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ लीगल राइट. लीगल राइट की सेक्शंस में दिया हुआ है, लॉ में दिया हुआ है, सेक्शन 34 से 44 ऑफ बीएनएस. और ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या करता है, ये अलाउ करता है पर्सन को टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी एंड प्रॉपर्टी. दो चीजें प्रोटेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, बॉडी एंड प्रॉपर्टी. और ये एक डिफेंसिव राइट है. ये एक टूल नहीं है, पनिशमेंट देने का टूल नहीं है, ये एक डिफेंसिव राइट है. तो ये बदला लेने का टूल नहीं है. कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये लाइसेंस नहीं दे देता कि आप अपना रिवेंज ले. राइट. ये सिर्फ उस टाइम पे आप अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को तुरंत डेंजर से बचा सकते हो इस राइट को यूज करके. आई एम यूजिंग द वर्ड तुरंत, ओके, इमीडिएटली. इसीलिए इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे. सो थ्रेट मस्ट बी रियल, इमीडिएट एंड अनलॉफुल. ओके. अगर कोई पुलिस वाला आपको पकड़ता है और आपको लगता है कि सेल्फ डिफेंस की जरूरत है, प्राइवेट डिफेंस की जरूरत है, तो वहां पे ये अप्लाई नहीं करेगा आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि वो लॉफुल होगा. दूसरी चीज इमीडिएट होना चाहिए, रियल होना चाहिए. तुरंत में आपको बॉडी और प्रॉपर्टी डेंजर में होना चाहिए. सेकंड है राइट कंटिन्यूज मी सो लॉन्ग एज द डेंजर एग्जिस्ट. जितनी देर तक डेंजर रहेगा उतनी देर तक आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास रहेगा. थर्डली रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट फोर्स में बी यूज्ड. मतलब प्रोपोर्शनेट फोर्स मतलब कि सपोज किसी ने आपको धक्का दिया तो ये नहीं है कि आप उसको शूट कर देंगे. दिस इज नॉट अ प्रोपोर्शनेट फोर्स. राइट. इसका फॉर्मूला याद करिए. अनलॉफुल थ्रेट प्लस इमीडिएट डेंजर इक्वल्स टू राइट ऑफ सेल्फ, राइट ऑफ डिफेंस. अब बहुत जरूरी है, जितने भी फॉर्मूलाज मैं आपको करा रही हूँ ना, ये जितने भी फॉर्मूलाज मैं आपको करा रही हूँ, ये आप एक पेज पे लिख लीजिए. उनको आप रिविजन के लिए आपको बहुत काम आएंगे. एग्जाम की एक रात पहले, एग्जाम की मॉर्निंग में, और अगर आप अच्छे बच्चे हो और रोज रिवाइज करते हो या हर हफ्ते रिवाइज करते हो, ये आपका एक रिविजन बैंक बन जाएगा. इसके लिए फॉर्मूलाज आप कॉपी पेस्ट करके लिख के एक पेज पे अपने पास रख लीजिए. अब हम आते हैं लीगल सिग्निफिकेंस पे. तो लीगल सिग्निफिकेंस में आपको देखना होता है कि लॉ परमिट सेल्फ प्रोटेक्शन नॉट रिटेलिएशन. सो ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये आपको सेल्फ, खुद की प्रोटेक्शन के लिए मिला है. ये एक रिटेलिएशन, एक बदला लेने के टूल नहीं है. सेकेंडली आप एक्सेसिव फोर्स नहीं यूज कर सकते इसमें. थर्डली जैसे ही डेंजर एंड होगा वैसे ही आपका राइट भी एंड हो जाएगा. इस पे हम एक इंपॉर्टेंट केस लॉ करते हैं, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. 2010 का ये केस है. इस केस में सिंपली ये बोला था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक प्रिवेंटिव नेचर का होता है. ये आपको सिर्फ अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किया जाता है. प्रिवेंटिव होता है इसका नेचर.
ना कि ये एक रिटेलिएशन का रूप होता है। राइट, इसको सिंपली एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज ए ने बी पर स्टिक से अटैक कर दिया, तो बी ने क्या किया, उस अटैक से बचने के लिए ए को पुश कर दिया, धक्का दे दिया, ये एक वैलिड डिफेंस है। पर सपोज ए स्टिक से मार के भाग जाता है, अब बी क्या करता है, बी उसके पीछे भागता है और ए को पकड़ के खूब मारता है। नो ये डिफेंस यहाँ खत्म हो जाता है बी का, क्योंकि डेंजर खत्म हो चुका था। इसीलिए डिफेंस याद रखिए कि डिफेंस सेफ्टी के लिए होता है, अपने गुस्से के लिए नहीं होता है। फाइन, सो तो ये था हमारा लेक्चर थी। आज के लेक्चर में हमने देखा जनरल एक्सेप्शंस के कंसेप्ट, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन याद रखो, फॉर्मूलेस पक्के से करो, एग्जाम में स्ट्रक्चर फॉलो करो, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको किस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। सो कमेंट में जरूर लिखना कि आपको कौन सा क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। बाय एंड थैंक यू।